Hi everyone, myself Dr. Milind. Today we will discuss in the nephrology series the topic of autosomal dominant polycystic kidney disease and diabetic nephropathy. And these are like the most important topic ones because both of these are the most common causes of CKD throughout the world, है ना? तो you should be aware of them inside out, है ना? इसमें कोई आपको दो राय नहीं रहनी चाहिए किसी भी टॉपिक में. तो we will start first with the autosomal dominant polycystic kidney disease, that is simply known as ADPKD. And you should not ignore this disease because it can be diagnosed by even physical examination, so you should not able to miss it. आप PHC पे बैठे बैठे भी ADPKD का डायग्नोसिस सस्पेक्ट कर सकते हो, कंफर्म हमेशा इमेजिंग से होगा. तो ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में एक पीकेडी नाम का जीन होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसका जो कि नॉर्मल किडनी के फॉर्मेशन के लिए नीडेड होता है, और पीकेडी जीन का म्यूटेशन हो जाएगा तो इट विल कॉज सिस्ट थ्रू आउट द किडनी. सो इसमें जो सिस्ट बनती है वो सिर्फ किडनी में नहीं बनती. नाम तो एडीपीकेडी है जिसमें किडनी का मेजरली इन्वॉल्वमेंट है और उसी के कारण प्रॉब्लम आती है. बट इन पेशेंट्स के अंदर यू फाइंड प्रॉब्लम इन सिस्ट इन एवरीवेयर. हर जगह चीजें फूलती है, इतना ध्यान रखो, चीजें फूलती है हर जगह. जैसे किडनी फूलेगी क्योंकि सिस्ट बन रही है, लिवर फूलेगा क्योंकि लिवर में सिस्ट बन रही है. तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडीपीकेडी इज लिवर सिस्ट. उसके अलावा क्या क्या फूल रहा है, कोलोन फूल जाते हैं. तो कोलोन फूल के क्या बनता है, डायबिटिकुला बना लेता है, तो डायबिटिकुलोसिस बनता है. एनीबडी इन द चैट टाइप द अपीयरेंस दैट यू फाउंड ऑन बेरियम एनीमा ऑन ए पेशेंट ऑफ डायबिटिकुलोसिस. ये फोटो आती है आपके यार, एनीबडी इन द चैट? सॉ टूथ अपीयरेंस, वेरी गुड प्रशांत, है ना? ये भी आज अपने देखेंगे. तो आपको ऐसा नहीं है कि मेडिसिन पढ़ रहे हो तो सिर्फ मेडिसिन ना, अपने जब भी पढ़ेंगे अपनी पूरी क्लासेस की थीम ही है वी शुड लर्न होलिस्टिकली. इफ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट ऑफ फार्मा, माइक्रो, पैथो, सर्जरी, ऑर्थो, वी शुड बी अवेयर. क्योंकि क्वेश्चन आपको, जैसे आई यूज्ड टू लर्न मेडिसिन आल्सो दिस वे, तो उसके कारण क्या होता था, सिर्फ मेडिसिन के 25 क्वेश्चन ही, इधर उधर के 25 क्वेश्चन भी सही होते थे. तो हमेशा होलिस्टिक अप्रोच रखें. डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन एनी वे, वेदर इन द प्रैक्टिस और इन द स्टडीज. तो होता क्या है कि सॉटूथ अपीयरेंस मिलेगी आपको किसकी, डायबिटिकुलोसिस की. तो कोलोन फूल गई, लिवर फूल गया, किडनी फूल गया, और ब्रेन में वेसल फूलने के कारण फट जाएगी. तो वो क्या करेगी, स्ट्रोक, जिसको वहां अपने एक सेपरेट टर्म देंगे, दैट इज नोन एज, यार अजीब सा टर्म है, जस्ट लेट मी टेल यू, आर्टीरियल, बहुत अजीब सा टर्म है, हाँ, डोलिको एक्टेजिया, आर्टीरियल डोलिको एक्टेजिया, सॉरी, है ना? तो लाइक एक्टेजिया मतलब डायलेशन. उसके अलावा और क्या क्या हो जाएगा, ब्रेन में बेरी एन्यूरिज्म इज द वन ऑफ द कॉमन फाइंडिंग ऑफ एडीपीकेडी. तो हर जगह चीजें स्ट्रेच हो रही है, चीजें फूल रही है. किडनी के अंदर किडनी फूल रही है, लिवर फूल रहा है, सिस्ट बना रहा है, और ब्रेन में एन्यूरिज्म हो रहे हैं, आईसीएच हो रहा है, और अपना किडनी स्टोन्स कॉमनली हो रहे हैं, एंड कोलोन में डायबिटिकुलोसिस हो रहा है. तो दीज आर द एक्स्ट्रा renal manifestation of ADPKD. Anybody in the chat, what is the most common extra articular manifestation of rheumatoid arthritis? कोई बताएगा? मैंने पहले बताया वो है, डिस्कस हो रखा है. आरए का एक पॉइंट है अलग से. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ आरए, है ना? क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए सिस्टमिक डिजीज जो कि आपके जॉइंट्स के अलावा आपको हर्ट को इन्वॉल्व करता है. पेरिकार्डाइटिस करा सकता है, आपके लंग के अंदर प्लूरल इफ्यूजन करा सकता है, प्लूराइटिस करा सकता है, ब्लड में एनीमिया करा सकता है. तो most common extra-articular manifestation is subcutaneous nodules that are known as rheumatoid nodules. Remember this straightforward factual question. The most common extra-articular manifestation of rheumatoid arthritis is subcutaneous nodules. ऐसे बड़ी-बड़ी गांठें होती है पेशेंट्स के हाथ पे. That is extra-articular manifestation. So these are the manifestations of ADPKD. Beside that, how will the patient will present you? मैंने आपको कल भी बताया था. किसी की भी अगर कवरिंग स्ट्रेच होती है तो कवरिंग स्ट्रेच होने के कारण वहां पेन होता है पेशेंट को. तो ऐसे एडीपीकेडी में मल्टीपल सिस्ट बनने के कारण जो रीनल कैप्सूल था, जैसे किडनी है, किडनी के अराउंड एक कैप्सूल है, अब किडनी फूल रही है तो कैप्सूल भी स्ट्रेच हो रहा है, कैप्सूल के स्ट्रेच होने के कारण पेशेंट को पेन होता है. दैट इज व्हाई यहाँ पेनफुल किडनी होती है, अनलाइक डायबिटिक नेफ्रोपैथी जहाँ कोई भी इस टाइप की स्वेलिंग नहीं होती और ऊपर से वहां नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो वहां पेन नहीं होता. तो इन पेशेंट्स के अंदर इतनी पेनफुल किडनी होती है, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ दीज पेन इज फ्लैट पेन. वो बोलेगा डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो आपने डाइसाइक्लोमिन लगा के घर पे नहीं भेज देना.
हमेशा पेन एब्डोमेन का पेशेंट है, एक बार पेट पे हाथ लगाना है, और एडीपीकेडी का पेशेंट के पेट पे हाथ लगाते यू कैन स्पॉट ऑन डायग्नोसिस द पेशेंट. यू डू नॉट नीड इवन सोनोग्राफी. जैसे ही एज सुन एज यू टच द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट ना, आपको कहीं लोकल टेंडरनेस रिजिडिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक दोनों पे ही ग्लोबुलर मास जैसा मिलेगा, आपको लार्ज मासेस मिलेगी, दोनों किडनी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है. यू कैन इजीली पैल्पेट द किडनी. जबकि आप 1000 एब्डोमेन पे हाथ रखोगे, यू कैन नेवर इजीली पैल्पेट द किडनी. बट इसके अंदर देयर विल बी सोलन किडनी, सोलन लिवर, यू कैन इजीली पैल्पेट दोस. एंड जब आप लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे तो बोलेगा साहब मेरे को बीपी की दिक्कत भी रहती है, कभी कभार पेशाब में यूरिन में ब्लड भी आ जाता है. So these are the common findings that a patient of ADPKD present with, and it has recurrent UTI है ना. तो आपको इन पेशेंट में UTI का ध्यान रखना है ना, बिकॉज द किडनीज आर परमानेंटली डैमेज. एज वी गो बाय द डेफिनेशन ना, अपनों ने पढ़ा है कि अगर इसके 3 महीने में किडनी जो मल्टीपल सिस्ट 3 महीने तक मिल रही है, तो इट इज अ स्पॉट ऑन डायग्नोसिस ऑफ CKD. और इसमें जैसे ही पाइलोनेफ्राइटिस होगा, इट विल कन्वर्ट AKI ऑन CKD. एकदम से CKD के अंदर एक्यूट किडनी इंजरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पेशेंट एकदम से रीनल फेलियर में चला जाएगा. तो इसलिए आपको इन पेशेंट्स को काफी अच्छा सा मैनेज कर रखना पड़ता है. और डायग्नोसिस मैंने बताया कि इट कैन बी डन इवन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ए गुड हिस्ट्री, है ना. वी हैव डन दिस मिस्टेक आल्सो इन द मेडिकल कॉलेज लेवल आल्सो, कि जहां हम पेशेंट को पैल्पेट नहीं करते, तो धड़ल्ले से हर पेशेंट की सोनोग्राफी कराए जा रहे हैं. नेवर डू दिस. ऑलवेज पैल्पेट द पेशेंट इन एनी केस इट इज नेसेसरी. कोई आपको हमेशा पेशेंट को एब्डोमेन पे एक बार हाथ रखना, इट टेल्स यू सो मच अबाउट द पेशेंट. तो नेवर हेजिटेट टू पैल्पेट द पेशेंट, इट विल गिव यू लाइक मेनी फाइंडिंग्स. तो ADPKD स्पॉट ऑन डायग्नोसिस. उसके बाद कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए यू कैन गो फॉर जेनेटिक स्टडी, बट नेवर जेनेटिक स्टडी बिकॉज दीज आर वेरी कॉस्टली एंड अननेसेसरी. आपको सिस्ट मिल गया, बात खत्म, इट इज ADPKD. कितनी सिस्ट है उस पर आऊंगा, दैट इज रिलेवेंट, ताकि आप हर पेशेंट को धड़ल्ले से ADPKD डायग्नोसिस ना करो. तो आप उस पेशेंट की सोनोग्राफी करा सकते हो, आप CCT एब्डोपेल्विस करा सकते हो अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है. अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो यू कैन गो फॉर NCCT KUB, दैट इज किडनी यूरेटर ब्लैडर. एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत बार एक हैशटैग का साइन बनाता हूँ. मैं भी जब फाइनल ईयर में था, मेरे को भी नहीं पता वो हैशटैग का साइन हैशटैग नहीं होता. ऑर्थो में उसका मतलब होता है फ्रैक्चर, और मेडिसिन में मैं यूज कर रहा हूँ तो उस हैशटैग का मतलब सिर्फ इतना मतलब है इंजरी. तो अगर मैं किडनी के आगे हैशटैग लगा रहा हूँ, मतलब वो इंजरी है ना. बहुत बार ऐसा होता है, मैं भी जब जूनियर था मेरे को नहीं ध्यान था हैशटैग का मतलब क्या है. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है, ताकि आपको मेरे को नोट्स पढ़ने में दिक्कत ना आए. दूसरी बात, इसमें इंसिडेंस ऑफ RCC रीनल सेल कार्सिनोमा इज वेरी हाई इन दीज पेशेंट. कैन एनीबडी टेल मी फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन कार्सिनोमा एंड सार्कोमा? एनीबडी? यार ये सेकेंड ईयर पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, कोई भी बता दो. सार्कोमा यार दोनों ही मैलिग्नेंसी होती है, दोनों ही कैंसर होते हैं. कुछ और बताओ, आप सही तरफ जा रहे हो, ज्यादा मैलिग्नेंट होते हैं. यू आर राइट, जस्ट बी मोर स्पेसिफिक. अब sarcoma matched by hematogenous route. Very good Abhishek. Sarcoma are metastasis by hematogenous route. तो सिंपल सी बात है, ब्लड ज्यादा तेज दौड़ता है या फिर लिम्फ नोड ब्लड ज्यादा तेज दौड़ते हैं. तो जो सार्कोमा का होगा वो प्रोग्नोसिस भी पुअर होगा. बिल्कुल सही यश. वो हेमेटोजेनस रूट से स्प्रेड करेगा, बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगा, पुअर प्रोग्नोसिस होगा, यंग पेशेंट होगा, और मीजेनकाइमल ट्यूमर होगा. जबकि कार्सिनोमा इज एपिथेलियल, स्प्रेड बाय lymph node and it is slow indolent. तो आपने सबसे कॉमन क्या सुना है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट आर स्प्रेड बाय, आपने कॉमनली सुना है, lymph node एग्जामिन करते हैं अपने. सेकंड यू हैव कॉमनली हर्ड इज थायराइड कार्सिनोमा. यू नेवर हर्ड समवन से थायराइड sarcoma. No, you never heard someone say breast sarcoma. It is always breast carcinoma, thyroid carcinoma. So these are lymph node spread, है ना. इसमें नेक के lymph node जाते हैं, ब्रेस्ट के अंदर अपने एक्सिलरी lymph node जाते हैं. तो ऐसे ही, बट द एक्सेप्शन, वन ऑफ द फ्यू एक्सेप्शन, अदरवाइज आई विल ले डाउन द लिस्ट इफ एनीबडी नो हिज हियर, वो भी यहाँ टाइप करके बता सकते हैं. ऐसे कुछ कार्सिनोमा दैट बिहेव्स लाइक sarcoma. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज RCC रीनल सेल कार्सिनोमा. इट बिहेव्स लाइक sarcoma बिकॉज इट स्प्रेड्स बाय हेमेटोजेनस रूट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए वेस्कुलर ट्यूमर. आप उसको जैसे किडनी को हमेशा बायमैनुअली पैल्पेट करते हैं, एक हाथ कमर के नीचे रखते हैं, एक हाथ ऊपर रखते हैं. तो जैसे आप उसको पैल्पेट करोगे ना, सो यू कैन फील योर hand doing like this. That is, with each arterial systole your hand will bounce like this. So this is because it is a very vascular tumor. That is why it is a poor prognosis. You should be aware how does a RCC look like, or
why it is a carcinoma but still it behaves like a sarcoma. ठीक है. उसके बाद इसमें किडनी स्टोन होते हैं. कौन से? यूरिक एसिड किडनी स्टोन होते हैं. ओवरऑल मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन आर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन दैट आर फाउंड मोस्टली इन द बेसिक यूरिन. और सीकेडी में मोस्ट कॉमन स्टोन कौन सा था? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन. रटने की जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट क्या था? सीकेडी में फॉस्फोरस निकल नहीं पा रहा, और जब भी फॉस्फोरस ज्यादा होगा, कैल्शियम फॉस्फोरस से कुछ भी ज्यादा होगा तो कैल्शियम इंटू फॉस्फोरस मोर देन 55 मल्टीप्लीकेशन, तो कौन सा स्टोन बनेगा? कैल्शियम फॉस्फोरस स्टोन. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन स्टोन. का जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सर्जरी का क्वेश्चन है, मेडिसिन का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए. Calcium oxalate stone, overall most common. ADPKD most common is uric acid stone, and in a patient of CKD most common stone is calcium phosphorus stone. So these are the manifestation of the ADPKD, the symptoms of the ADPKD and extrarenal manifestation of the ADPKD. फिर मैंने थोड़ा सा बेरी एन्यूरिज्म आया तो यू शुड भी, मैंने बताया मैं होलिस्टिक अप्रोच से हमेशा चलूंगा. मैंने यहाँ एसएच के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी है. बेरी एन्यूरिज्म जब रप्चर हो जाता है तो इट विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड in the subarachnoid space known as subarachnoid hemorrhage. और subarachnoid hemorrhage कैसा दिखता है? It will blood क्या होगा? subarachnoid space में आ गया तो ब्रेन के मेरे गायराइज के अंदर भी ब्लड आ गया तो स्पॉट ऑन डायग्नोसिस के एसएच. अगर बाय कॉन्केव है ना, बाय कॉन्केव अगर ब्लड एक्यूमुलेशन है, सो दैट इज व्हाट? दैट इज एपिड्यूरल हीमेटोमा. और अगर क्रिसेंट्रिक ब्लीड है तो वो क्या है? वो क्या है? सबड्यूरल हीमेटोमा. ठीक है. यहाँ क्या है? SAH सब एरेक्नोइड हीमेटोमा. ठीक है. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट थिंग. तीनों सीटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एनी ब्लीड इज सीटी स्कैन. यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. और SAH का ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज ट्रिपल एच. यू शुड बी अवेयर, क्योंकि हमने भी फर्स्ट सेकंड ईयर तक रेजिडेंसी को SAH को बहुत ज्यादा मतलब लाइटली मैनेज करा है. बहुत एग्रेसिव मैनेज करना होता है. SAH में आपका क्या होता है कि वहां ट्रिपल एच थेरेपी आप यूज करते हो. दैट इज हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया एंड हीमोडाइल्यूशन. इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि SAH में ये बोला जाता है कि ब्रेन का जो सेल्फ ऑटोनॉमिक सर्कुलेशन था, ऑटोनॉमिक सिस्टम था जो कि उसके ब्लड फ्लो को मेंटेन करे, वो शट डाउन हो रखा है. तो अब क्या होगा? इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ब्लीड भर रखा है मेरे दिमाग में, तो मेरा आईसीपी बहुत ज्यादा रेज्ड है. और वो रेज्ड आईसीपी जो यहाँ वेसल्स जा रही है ना, जैसे ब्रेन है और इसमें वेसल जा रही है, इसको दबा देगा. इट विल वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट, इट विल कॉज वेसोस्पाज्म एंड डिक्रीज माय परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन. तो जहां हेमरेज हुआ था वहां इस्केमिक इन्फार्क्ट हो जाएगा, क्योंकि हेमरेज के कारण प्रेशर बढ़ा और मेरी बॉडी काउंटर नहीं कर पाई उस प्रेशर को, और वो ब्लड वेसल को पिचका दिया उसने और इस्केमिक इन्फार्क्ट हो गया. तो इसको काउंटर करने के लिए क्या है? आपको ब्लड वेसल को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. स्ट्रांग कैसे बनाओगे? और बहुत सारा पानी डाल दो, हीमोडाइल्यूशन. आप ब्लड वेसल को थोड़ा मोटा कर दो, ऐसे हीमोडाइल्यूशन से मोटी होगी वो. दूसरा, आप बीपी बढ़ा दो. नॉर्मली आप हेमरेज में बीपी कम कर दो, लेकिन अगर वेसल लाइगेट कर दिया ना आपने, तब आपका मकसद है बीपी थोड़ा बढ़ा के रखो. 160 170 बीपी रखो. अगर वेसल लाइगेट नहीं करिए तो 140 तक रखो. एंड थर्ड इज हाइपरवोलेमिया. ample of fluid दो, that is to increase the volume of the blood that is going to the ब्रेन. तो वो कोलैप्स नहीं होगा. रेज्ड आईसीपी के कारण कोलैप्स नहीं होगा, तो इट विल प्रिवेंट इस्केमिक इन्फार्क्ट. तो SAH का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? इस्केमिक इन्फार्क्ट. और उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? आप पेशेंट को ट्रिपल एच थेरेपी यूज करो. तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसके अलावा क्या है? द क्लिपिंग ऑफ द एन्यूरिज्म. बिफोर डिस्चार्ज यू शुड क्लिप द पेशेंट, अदरवाइज वो 1 महीने बाद फिर से आएगा और जरूरी नहीं है हर बार उसका लक अच्छा हो, ही माइट डाई नेक्स्ट टाइम. तो आपको हमेशा एक SAH के पेशेंट को छुट्टी करने से पहले क्या करना है? उसको क्लिप करके भेजना है. इसी से मेरे को बताओ, एक पेशेंट आया आपके पास पेनक्रेटाइटिस का, आपने ट्राइग्लिसराइड करा लिया, नॉर्मल है. आपने देख लिया कोई अपना वेलप्रोइट भी उसने वेलप्रोइट नहीं, आपने ट्राइग्लिसराइड करा लिया, नॉर्मल है, हाइपरकैल्सीमिया नहीं है. डिस्चार्ज से पहले उस पेशेंट का आइडियली क्या करना चाहिए? कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए? बताओ यार, ऐसे मत करो. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, चलो मैंने ऐसे पूछ लिया. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस बताओ. ऐसे मत करो, कोई तो बताओ यार.
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, बिल्कुल सही आयुषी, गॉल स्टोन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो जब भी अपने को कोई कॉज नहीं मिलता तो अपने मानते हैं कोई ना कोई ऐसा गॉल स्टोन था जिसने बीच में जाके अड़चन डाल दी, बीच में जाके पेंक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर दिया और उसके कारण पेशेंट को पेंक्रियाटाइटिस हो गया। तो अपने हमेशा चाहते हैं, पेंक्रियाटाइटिस इज कॉल्ड टाइगर ऑफ द एब्डोमेन और इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अपने चाहते हैं कि दोबारा हर बार पेशेंट बच नहीं पाएगा। तो आइडियली बाय द प्रोटोकॉल आपको एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट को डिस्चार्ज से पहले उसको गॉल ब्लैडर निकाल के घर पे जो भेजो, ताकि ये गॉल ब्लैडर की चिकचिक ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना आए, दोबारा बात खत्म हो। जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि अगर आपको स्पीड ज्यादा नहीं लग रही है, समझ आ रहा है, तो जस्ट लेट मी नो, है ना। स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, मैं थोड़ा आजकल आप लोग बहुत अच्छा कैचअप कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू कवर लाइक इन ए वन स्ट्रेच। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो तोड़ के डिस्कस करो तो मजा नहीं आता। तो दिस अबाउट ऑल अबाउट एसएच। अपने थोड़ी देर बाद बेरियन विजडम की मोस्ट कॉमन साइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनाटॉमी का है, सर्जरी का, मेडिसिन का, पता होना चाहिए। एसी एंटीरियर सर्कुलेशन आर्टरी का जो एसी तो एंटीरियर सर्कुलेशन आर्टरी होती है, इन दोनों को बीच में कौन कनेक्ट करती है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो दैट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द रप्चर ऑफ द पेनियल एनेरिज्म, यू शुड बी अवेयर, ठीक है। सो एडीपीकेडी में अल्टीमेटली मैंने आपको जब पहले बताया था, अकेली ड्रग जो कि एडीपीकेडी में मतलब हाइपरटेंशन को आपको देने हैं, तो हाइपरटेंशन के लिए ओवरऑल बेस्ट ड्रग मैंने आपको बताई, गुर्दों के लिए, किडनी के लिए कौन सी चाहिए? टेलमिसार्टेन। तो बात खत्म। एस या एआरबी दे दो, रेमिप्रिल या टेलमिसार्टेन। अगर क्रिएटिनिन डिरेंज होने लगे तो आप वो नहीं दे सकते, आप कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दो। लेकिन अनदर ड्रग दैट इज प्रूवन to decrease the progression of the CKD in a polycystic kidney disease is tolvaptan vaptan's V2 antagonist. So this can also be used. So that is all about अपना पूरा डिस्कशन हो गया। एक बस डायवर्टिकुलाइटिस के बारे में आपको बताना चाहता था, क्योंकि मेडिसिन के बंदे होने के कारण आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायवर्टिकुलाइटिस बहुत बार गलती से आपके पास आ जाता है। सीकेडी का पेशेंट पेन एब्डोमेन लेके आ रहा है, लेफ्ट अपना इलियक रीजन में उसको पेन हो रहा है और वो बोल रहा है ब्लड इन स्टूल आ रहा है, 70-year-old मेल है, यू शुड थिंक ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। इट इज ए इमरजेंसी, इट इज ए सर्जिकल इमरजेंसी, आपको आइडियली उसको ट्रांसफर करना चाहिए। क्योंकि जो इतने बड़े बड़े पाउचेस बन रखे थे, अगर वहां थोड़ा भी फिकोलिथ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया ना, तो ये पाउच था जो कि अभी खुला था पूरे कोलोन की कैविटी के साथ, अगर ये फिकोलिथ से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो यहाँ बैक्टीरिया क्या करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइनल, यहाँ तो लार्ज इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाएगी, इस पॉकेट के अंदर बैक्टीरिया धमाधम ग्रो करेंगे और इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन एंड माइट रप्चर ऑफ द लार्ज बाउल. So diverticulitis is an emergency. You should give aerobic as well as anaerobic coverage. Meanwhile, hydrate the patient and plan for a urgent surgery. So बस फाइनल एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्या हर पेशेंट का, जिसमें जैसे आपके पास बता रहा हूँ, आप सर भी पीएचसी सीएचसी पे जाओगे और वहाँ मान लो एक 70-year-old मेल आपके पास आए कि डॉक्टर साहब मैंने ना मैं हॉस्पिटल गया और मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मेरा पूरा चेकअप कर दो, तो मैंने डॉक्टर साहब होल बॉडी का चेकअप करा लिया, सीबीसी देखो मेरी, आरएफटी देखो, एलएफटी देख लो, सोनोग्राफी देखो, डॉक्टर साहब ये देखो सोनोग्राफी में तो मेरे गुर्दे खराब आए हैं, आपने देखा है सीबीसी बढ़िया है, कोई एनीमिया नहीं है और उसका क्रेटिनिन बढ़िया है, यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं है, सब बढ़िया है, और उसकी सोनोग्राफी में क्या दे दिया? 2 सिस्ट दे दी। ये अब आपके ध्यान रखना, सर्जरी का भी क्वेश्चन है, मेडिसिन का भी क्वेश्चन है। उन्होंने लिख दिया 2 सिस्ट 1 इन ईच किडनी, आपने बोल दिया आपको तो एडीपीकेडी है और आपकी जीवन खत्म है। ऐसा नहीं बोलना है ना, ऐसा नहीं बोलना, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द सिस्ट दैट शुड बी प्रेजेंट टू डायग्नोज और लेबल इट एज एडीपीकेडी। तो अगर पेशेंट मोर देन 60 ईयर्स है तो एटलीस्ट 4 सिस्ट शुड बी इन ईच किडनी, मतलब टोटल 8 सिस्ट होनी चाहिए, ये कहने के लिए कि इस पेशेंट को एडीपीकेडी है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो इन एनी एज ग्रुप टोटल 5 या उससे ज्यादा सिस्ट होगी, यू कैन लेबल इट एज एडीपीकेडी। तो मतलब 60 साल के ऊपर में 2-4 सिस्ट में आपको उसको एडीपीकेडी नहीं लेबल करना। ऐसे ही ये एज ग्रुप मैंने लिखा है लेस देन 39 ईयर ओल्ड, टोटल 3 सिस्ट किसी भी किडनी में, 2 किडनी में, इट इज एडीपीकेडी। और 2 या मोर देन 2 सिस्ट, मतलब एक 30 से लेके अपने 60 साल की उम्र में, 35 से 60 साल की उम्र में अपना
दो सिस्ट एक किडनी में, दो सिस्ट एक किडनी में, तो भी आप उसको एडीपीकेडी बोलो। लेकिन एक 70 साल का बंदा लेके आ रहा है दो सिस्ट है एक किडनी में और बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे खराब है, जस्ट काउंसिल हिम, नहीं अंकल आपके गुर्दे खराब नहीं है, यू आर ऑल फिट एंड फाइन, जितना प्रोटीन खाना है, जितना चिकन पेलना है पेलो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ओनली फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल वेरिएशन विथ योर एज। मैंने आपको बताया था योर बॉडी बिकम्स लंपी एंड बम्पी विथ एज, योर एंडोक्राइनल ग्लैंड्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी बिकम्स लंपी एंड बम्पी विथ योर एज, विथ योर एनाटॉमी। आपको हमेशा क्लिनिकल डायग्नोसिस पे जाना है, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस को फाइनल डायग्नोसिस नहीं बनाना है। ठीक है, एक वर्ड आपने सोचा होगा कभी यार एडीपीकेडी है तो एआरपीकेडी क्या है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज अगर है तो मतलब ऐसी कोई भी चीज होगी ना जो ऑटोसोमल रिसेसिव हो, तभी तो अलग से ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोला जा रहा है। तो ये एक रेयर एंटिटी है, कॉमनली नहीं मिलेगी, यहाँ भी पॉलीसिस्टिक होएगा। लेकिन एडीपीकेडी में लिवर में क्या हो रहा था, सिस्ट बन रहे थे, यहाँ लिवर में सीधा फाइब्रोसिस हो जाएगा, कॉन्जेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस। तो ये आपको इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि इस बच्चे का है ना, जब से बच्चा पैदा होता है तब से फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, तो एडल्ट ग्रुप तक, एज ग्रुप तक कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इसलिए हमने भी आज तक ये पेशेंट्स नहीं देखे, क्योंकि इनमें कॉन्जेनाइटल हेपेटिक फाइब्रोसिस हो जाता है और बच्चे को शुरुआती साल में हेपेटिक फाइब्रोसिस के कारण, सीएलडी के कारण पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। सो ये पेशेंट कॉमनली अपर जीएच ब्लीड के साथ होते हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसीलिए आपको ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज छोटी उम्र में होता है, अडल्ट तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, इसलिए आपको देखने को नहीं मिलता। ये अपना सारा एडीपीकेडी हो गया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों डिसऑर्डर में से कौन सा जल्दी प्रेजेंट करेगा, कौन सा 10 साल की उम्र में प्रेजेंट करेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव? ट्रिकी क्वेश्चन है, बताओ जिसको जो आंसर। ऑटोसोमल रिसेसिव जल्दी प्रेजेंट करेगा, आयुषी ऑटोसोमल डोमिनेंट जल्दी प्रेजेंट करेगा। बाकी लोग बताओ यार, दो ही लोग बता रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। किसी को फंडा पता है इसका, ये आप लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है? तो चलो ठीक है, सच तो बोला भी नहीं। अच्छा देखो क्या होता है, जो आपका अप फ्रंट आपका दिमाग बोलता है ना, वो तो ये बात बोलता है ऑटोसोमल डोमिनेंट बोल दो, बट इट इज रॉन्ग। देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट हैज बिल्कुल सही, टू हिट हाइपोथेसिस। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसमें जो एडीपीकेडी की अगर बात करूं, इट इज फुल पेनिट्रेंस बट वेरिएबल डिग्री ऑफ अफेक्शन। मतलब एडीपीकेडी है तो फैमिली के मैक्सिमम मेंबर्स में होगा, लेकिन जरूरी नहीं है सारों की 30 साल की उम्र में किडनी खराब हो जाएगी। किसी की होएगी 80 साल की उम्र में जाके, और किसी की होएगी 40 साल की उम्र में जाके। जस्ट इन माय डिस्टेंट फैमिली आई विल गिव यू एग्जांपल, माय कजन, लाइक लास्ट टाइम पे भी मैंने डिस्कस करा था, एक मेरे कजन दादा जिनका फादर ने रीनल ट्रांसप्लांट कराया, तो उनकी किडनी 60 इयर्स में जाके डिसफंक्शनल हुई थी, और टिल दैट टाइम ही वाज वेरी वेल मैनेज्ड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव, देन ही गॉट अ ट्रांसप्लांट एंड he got his life up to 10 years more। लेकिन जो उनकी बेटी थी, मतलब लाइक मेरी कजन बुआ जी, उनके एडीपीकेडी था, बट दैट स्टार्टेड अर्ली, दैट स्टार्टेड अराउंड एट द एज ऑफ 45। सो नाउ शी इज ऑन हीमोडायलिसिस। बाय व्हाट आई मीन टू से इज कि होगा तो मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स में, बट किस डिग्री का होगा, कितने टाइम तक सीकेडी होगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। सो इट इज good penetrance but not variability is very like large। ठीक है, तो मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहा था। क्या होता है कि दो जीन होते हैं, हर चीज के लिए दो अलील होते हैं, एक जीन के दो अलील होते हैं, दो क्रोमोसोम पे। Autosomal recessive में both allele are non-functional, both allele are non-functional, so there will be no protein. I am not talking dysfunctional protein, I am saying no protein at all, and no protein means there is absolute deficiency of whatever the function of that gene was doing। तो कोई भी फंक्शन नहीं करेगा तो इसका मतलब कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, इसका मतलब वो सबसे जल्दी मैनिफेस्ट होगा। नाउ सी द ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है कि ये तो एक खराब जीन है और ये एक सही जीन है। खराब जीन बना रहा है, ठीक है, खराब जीन भी काम कर रहा है और सही जीन भी काम कर रहा है। खराब जीन गलत प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, चलो ये कुछ नहीं कर रहा,
लेकिन 50% ऑफ द बॉडी तो मेरी काम करे ना, अच्छा प्रोटीन बना रहा है। तो ये क्या करेगा, 10-15 साल तो बंदे का बढ़िया निकाल देगा। उसके बाद अब ये बोलेगा कि यार इस चालाक जीन के सामने, डोमिनेंट जीन के सामने मेरा काम नहीं चल रहा। नाउ द डिजीज विल मैनिफेस्ट। सो दिस इज द सिली मिस्टेक दैट वी डू। ऑटोसोमल डोमिनेंट ज्यादा पेनिट्रेंस होती है, फैमिली में ज्यादा इजीली आता है, लेकिन वो लेट आता है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव अर्ली आता है। ठीक है, दिस इज द जस्ट लाइक जनरल कॉन्सेप्ट। जब अपने बात कर रहे हैं, अपने को अपने फंडे क्लियर होने चाहिए। जस्ट फॉर एन इंटरेस्ट आई जस्ट टोल्ड यू। नाउ आई विल क्विकली कम टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी थ्रू आउट द वर्ल्ड इज डायबिटीज ओनली। तो डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आपको पेशेंट को डेली वॉक के लिए समझाना है। मोर अमाउंट ऑफ सैलेड, लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, and a good glycemic control and a constant follow up with you should be present to prevent CKD. Now the second thing is आपका टारगेट रहता है HbA1c अंदर 7% रखो ताकि वो पेशेंट बेटर कंट्रोल रहे। और आपका जो नेफ्रोपैथी है वो टाइप 1 डायबिटिक्स में 5 इयर्स बाद शुरू होता है, टाइप 2 डायबिटिक्स में 20 इयर्स बाद शुरू होता है। देन उसके बाद क्या होता है, इट इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक, क्योंकि यहाँ पेन नहीं होता। बिकॉज डायबिटिक नेफ्रोपैथी में पेनलेस किडनीज होती है, जबकि वहाँ पेनफुल किडनीज हो रही थी। ना ही यहाँ हीमेट्यूरिया होगा, ना ही यहाँ रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। मेन चीज, वो पेशेंट आपके पास रूटीन फॉलोअप में आएगा तो आप देखोगे यूरिन में प्रोटीन है, यू विल टेल यार आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी लग रहा है। आपको फिजियोलॉजिकल कॉजेज रूल आउट कर दिया, जब आपने बोला आईज भी चेक करिए, आईज में यू विल फाइंड रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी गो इन हैंड बाय हैंड। तो आपने देखा नेफ्रोपैथी है। अब आपको उस पेशेंट को क्या शुरू करना है, क्रेटिनिन से डिसाइड नहीं करना। मैंने बोला एक गुर्दा जीवन के लिए इनफ होता है, एक लंग भी जीवन के लिए इनफ होता है। लेकिन अगर आपका 60% से ज्यादा, मतलब मोर देन 1 किडनी डैमेज है, तब जाके क्रेटिनिन राइज होता है। तो क्रेटिनिन इज वेरी स्पेसिफिक बट वेरी वेरी लेस सेंसिटिव। इसीलिए आपको क्रेटिनिन नॉर्मल देख के नहीं बोलना। आपको यूरिन फॉर एसीआर कराया, एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो आपने देखा है ये 30 से ज्यादा है तो मतलब माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया शुरू हो गया है, और 300 से ज्यादा मतलब मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। आपको उस पेशेंट को एस या एआरबी पे शुरू करना है। अगर उसको कॉफ या एंजियोइडीमा हो रहा है एस इनहिबिटर के कारण, देन यू विल स्टार्ट हिम ऑन एआरबी, टेलमिसार्टेन और ऑलमिसार्टेन और वेलसार्टेन, ताकि उसका लाइफ लॉन्ग चलाना पड़ेगा वो आपको। और उसको साथ में आईज के लिए आप देखो, आप सब लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हो, और डायबिटीज लाइक ऐसी चीज है जो अपने सबको लगता है अपने सबको अच्छे से आती है, बट नोबडी नोज ए डैम थिंग, इवन मी एंड ऑल ऑफ यू। तो ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। जैसे आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जो कि अनकंट्रोल्ड ग्लाइसेमिक है, गांव का पेशेंट, और आपको पता है उसका कॉम्प्लायंस पुअर है, वो मेंटेन नहीं कर रहा, या फिर उससे हो नहीं रही, या आप भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट ट्राई टू सेव हिज एंड ऑर्गन्स, गिव हिम विटामिन B12 टू डिक्रीज हिज होमोसिस्टिन लेवल्स। एंड फॉर आईज यू कैन डू 2 थिंग्स। वन इज नेपाफेनेक आई ड्रॉप्स, है ना। नेपाफेनेक जो कि एक एनसेड होता है, आईज के लिए होता है, एंड इट हैज शोन टू प्रूवन टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। और आप उसको एपालरी स्टैट दे सकते हो ताकि वो जो डायबिटीज से एसोसिएटेड कैटरेक्ट है उसका इंसिडेंस कम कर देता है। इट इज एल्डोज रिडक्टेज इनहिबिटर, यू शुड ऑल बी अवेयर। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल वो चीज होती है जो कि पानी को रिटेन कराती है, ग्लूकोज से ग्लूसीटॉल बनता है, वैसे ही सॉर्बिटॉल बनता है। तो इट इज एल्डोज रिडक्टेज इनहिबिटर, दीज बोथ आर वंडर ड्रग्स, यू शुड यूज दैट। और उसके अलावा यू कैन आल्सो यूज N-acetylcysteine, इट इज अ वेरी वेरी वंडर ड्रग। आई हैव टोल्ड यू अदर यूजेस आल्सो। पैरासिटामोल पॉइजनिंग के अंदर यूज करेंगे, साइक्लोफॉस्फाइड के कारण अगर हेमरेजिक सिस्टाइटिस होएगा तो वहां यूज करेंगे, ब्रोंकिएक्टाइटिस के अंदर यूज करेंगे, म्यूकोलाइटिक इन सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज करेंगे। तो these all things that you should be aware about डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डायग्नोज कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, और उसका कॉज क्या है। देन थर्ड वन आर द हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस। वो मैंने फाइंडिंग मेंशन करी है, वो रट लो यार, बहुत मुश्किल होती है बट वो रट लो क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा एक मैंने आपको इंटरेस्टिंग चीज लिख के दी है इसमें, दैट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना निकलता है। अपने सब में 150 mg पर डे इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटीन, अमंग विच लेस देन 2 टाइप के प्रोटीन निकलते हैं। तो ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होके निकल रहे हैं, जो कि मतलब मेरे ब्लड से आ रहा है। एक हो रहा है जो ब्लड से नहीं आ रहा लेकिन मेरे टिब्यूल सिक्रीट करती रहती है, जो टिब्यूल्स होते हैं वो सिक्रीट करती रहती है। जो ब्लड से आ रहा है दैट इज ग्लोमेरुलर प्रोटीन। और ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन इज द मेजर प्रोटीन, नॉट ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन इज द मेजर प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन फिल्टर आउट हो गया। नॉर्मली मेरी किडनी बिल्कुल सही हो, एल्ब्यूमिन फिल्टर आउट नहीं करती है, लेकिन नॉर्मली मेरी कितनी फिल्टर आउट करती है, लेस देन 30 mg पर डे।
और मेरे टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन, जिसको बोलते हैं टीएच प्रोटीन, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन, वो एक दिन में 130 mg से कम होते हैं। तो 130 + 20 150 mg पर डे से ज्यादा मेरा प्रोटीन नहीं निकलता। इट इज फिजियोलॉजिकल। सो दिस इज द लाइक ऑल अबाउट डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड एडीपीकेडी। जस्ट गिव मी थम्स अप अगर बढ़िया स्पीड लगी, समझ आए, देन आई विल क्विकली गो टू द स्लाइड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया कैचअप कर रहे हैं यार, मतलब मैं अच्छी स्पीड से चल रहा हूँ। मतलब पहले तो लोग सब टायर्ड हो जाते हैं जल्दी, बढ़िया लग रहा है मेरे को, सारे लोग स्पीड से कैचअप करते हो तो मजा आता है, बहुत अच्छे यार। आई विल नाउ क्विकली शो यू द स्लाइड्स यार, बढ़िया फटाफट डिस्कस करके इस टॉपिक को निपटाते हैं। ये देखो यार, एडीपीकेडी क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पीकेडी 1 और पीकेडी 2 दो जीन होते हैं, 16 और 4 नॉर्मल किडनी डेवलपमेंट लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये खराब हो जाएंगे, म्यूटेशन हो जाएगा, तो एडीपीकेडी बोलेंगे उसको। इसमें क्या होगा कि हाई पेनिट्रेंस होती है, मैंने बताया फैमिली में सबसे ज्यादा मेंबर्स को होगी, लेकिन वेरिएबल एक्सप्रेशन। किसी में बेचारे में 30 साल में गुर्दे खराब कर देगा, और किसी में 50 साल में जाके, किसी में 70 साल में जाके। सिस्टिक फॉर्मेशन होगा, डायलेशन थ्रू आउट द बॉडी। ये मेरी ट्रिक है जो मैं याद रखता था, सारी बॉडी को फुला दो। अभी मैं बताता हूँ। ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की फोटो है, ठीक है। ये उसकी एक नॉर्मल ग्राफिक इमेज है। 30 to 45 ईयर ओल्ड मेल या फीमेल, क्योंकि इट इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। प्रेजेंट विद फैमिली, एफएचओ का मतलब जहां भी मैं लिखूं ध्यान रखना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ CRF। एक आपके पास मैंने बताया 30 साल का लड़का है, बोला यार मेरी मदर और मेरी दादा को भी था, अभी मेरे को भी चेक कराना है। आपने देखा यार इस पे तो स्कैन करा, आपने पहले पेट पे हाथ लगाया, आपको मल्टीपल स्वेलिंग्स मिली, आपको लगा एडीपीकेडी, आपने बीपी चेक करा, बीपी 160 आया, हाई रेनिन हाइपरटेंशन मिला। फिर आपने पूछा बार बार पेशाब में जलन होती है, इन्फेक्शन होता है? हाँ, उसने बताया बार बार इन्फेक्शन हो। तो वो बोलता है डॉक्टर साहब कमर में दुखता है मेरे, आपने हाथ लगाया वहां तो किडनी का पेन था। बार बार स्टोन भी होते हैं। तो इन पेशेंट में आरसीसी का भी रिस्क बोलते हैं, और अनलाइक नॉर्मल आरसीसी यूनिलेटरल होता है, यहाँ रीनल सेल कार्सिनोमा क्या होगा, बायलेटरल। ये सारे अपने कार्सिनोमा सार्कोनोमा का आपको डिफरेंस बताया था। यू शुड ऑल बी अवेयर, हमेशा पता होना चाहिए किसकी क्या बात कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन स्टोन ओवरऑल क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि बेसिक यूरेनियम होता है। मोस्ट कॉमन स्टोन इन सीकेडी इज कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडीपीकेडी के एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं? एक तो ब्लड वेसल का डायलेशन ब्रेन में हो जाएगा, तो आर्टीरियल डोलिको एक्टेजिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आर्टरी बिकम डायलेटेड एंड टॉर्चरस। तो जैसे यहाँ देखो, वर्टिब्रल आर्टरी नॉर्मल कोर्स में नहीं जा रही है, टेढ़ी 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 होके जा रही है। सो दैट इज अनलाइक, और वो ब्लीड हो सकती है क्योंकि वो टॉर्चरस होगी, तो स्ट्रोक हो सकता है। या फिर बाहर वाली वेसल में बेरियर एन्यूरिज्म हो जाए, जो कि एससीएच करा दे। तो ये देखो, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, दोनों एसीए को जोड़ने वाले एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 40%, मतलब मैक्सिमम बेनी एन्यूरिज्म यही होते हैं। तो बेरी एन्यूरिज्म का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एससीएच है ना, बहुत बार एससीएच खुद प्रॉपर एससीएच होने से पहले अपने को कुछ वार्निंग साइन देता है, और ये हमारे टीचर भी हमसे पूछते थे, तो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये पेशेंट वार्निंग साइंस के साथ आते हैं, बहुत बार माइक्रो ब्लीड्स के साथ आते हैं। तो एसएच प्रॉपर ब्लीड होने से पहले ना, पेशेंट कई बार आएगा पिन पॉइंट हेडेक की कंप्लेन लेके आएगा, बिल्कुल छोटे से पॉइंट पे हेडेक होएगा, और पेशेंट की क्लासिकल हिस्ट्री होगी, जैसे इतना सीवियर हेडेक है कि इसको वेजोवेगल सिंकोप आ जाएगा। तो आपको अटेंडेंट हिस्ट्री देगा कि डॉक्टर साहब ये ना कई बार इसका माथा दुखता है, और माथा दुख के बेहोश हो जाता है। आप सोचोगे हट यार ये तो एंजाइटी न्यूरोसिस है। एंड 3 months later you found him in the your ICU, देखा हुआ कि वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, इट इज ए केस ऑफ मैसिव एससीएच। तो आपको ये अर्ली साइंस एनी डिजीज के पता होने चाहिए, ताकि आप उस पेशेंट का ग्रेव प्रोग्नोसिस बचा सको। तो दीज आर नोन एज माइक्रो ब्लीड्स। छोटी छोटी ब्लीड होने के कारण मैसिव हेडेक होता है, पिन पॉइंट हेडेक होता है, पिन पॉइंट हेडेक होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जो कि अपने आप सही आ जाता है ड्यू टू माइक्रो ब्लीड। तो इनको जल्दी डिटेक्ट करो और क्लिप कर लो एन्यूरिज्म को, आप पेशेंट की जान बचा लोगे। ये मैंने आपके क्वेश्चन सीधा सीधा आते हैं, इसलिए मैंने कुछ फोटोज दे रखी है। एपिड्यूरल ईडीएच जो होता है बाइकॉन्वेक्स होता है, एसडीएच देखो क्रिसेंटिक शेप्ड होता है, ऐसा होता है। और ये अपना इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड, मोस्ट कॉमन साइट इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड की फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है। आईसीएच की मोस्ट कॉमन साइट, एनीबॉडी इन द चैट? ऐसे मत करो यार। आईसीएच की मोस्ट कॉमन साइट बताई थी मैंने आपको, एमआरआई की भी इमेज डाल रखी है, बहुत बढ़िया। पर्दा मैन नहीं, अभिषेक सही बोल रहे, प्यूटा मैन है ना, यू आर राइट, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे अब देखो सब अरेक्नोइड हेमरेज की खास बात क्या है, सब अरेक्नोइड हेमरेज गायराई के अंदर, ये गायराई है ना, ये गायराई है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ देखो रेड कलर का, दैट इज सब अरेक्नोइड हेमरेज। तो इसके एक्सरे सीटी आपको देखते पता लग जाएगा सारा सब अरेक्नोइड हेमरेज है। ये देखो ये सारा गायरा के अंदर आ गया सब अरेक्नोइड हेमरेज है। यू शुड बी अवेयर। हर्ट में ये क्या करा देगा, हर्ट के वॉल को फुला देगा, वॉल को डायलेट कर देगा, तो मिडल वॉल प्रोलैप्स, मिड सिस्टोलिक क्लिक आएगी, ट्राइगस्पिड रिगर्गिटेशन। ठीक है। लिवर के अंदर क्या करा देगा, एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमन लिवर की होती है, उसमें लिवर में सिस्ट करा देगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा हुआ, लिवर सिस्ट लिख लेना, फाइब्रोसिस नहीं कराएगा, सिर्फ सिस्ट कराएगा। तो ये देखो सीटी, इस पेशेंट का सीटी हो रखा है, दोनों किडनी में भी सिस्ट हैं और ये लिवर में भी सिस्ट हैं। और आप देखो राइट किडनी लोअर होती है लेफ्ट के कंपैरिजन में, इसलिए कॉमनली जब जो रीनल ट्रांसप्लांट के लिए किडनी यूज होती है वो लेफ्ट किडनी होती है, क्योंकि इसकी रीनल वेन बड़ी है, उसकी रीनल वेन छोटी सी है इसलिए। ठीक है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ आरआई सबक्यूटेनियस और रूमेटॉइड नोड्यूल। जीआईटी में देखो कोलोन में मल्टीपल डायबिटिकुला होते हैं, ये आपका बेरियम इनीमा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये नॉर्मल कोलोन है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, सी सॉ अपीयरेंस आ रहा है, देखो सी सॉ अपीयरेंस आ रहा है, सॉ टूथ अपीयरेंस बोलते हैं सॉरी। तो ऐसे बीच बीच में आउट पोचिंग बन जाती है, और इन आउट पोचिंग में अगर जैसे देखो मैंने छोटा सा फीसिस का ऑब्स्ट्रक्शन करा दिया, तो ये इडीमा होके और इन्फ्लामेशन होके ये रप्चर भी हो सकता है, डायबिटिकुलाइटिस बोलते हैं उसको। ठीक है। सूडो डायबिटिकुलर, ट्रू डायबिटिकुलर आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, सर्जरी का क्वेश्चन है बट आपको आना चाहिए। पेन एब्डोमेन के साथ आएगा, लेफ्ट साइडेड विद ब्लडी स्टूल विद फीवर, ओल्ड एज पेशेंट कॉमनली होगा, इमीडिएटली गिव हिम मेट्रोनिडाजोल, गिव हिम सेफ्ट्राइक्सोन और ए एंटीबायोटिक दैट कवर्स ग्राम नेगेटिव आल्सो, और आप उसको अर्जेंट सर्जरी में ट्रांसफर करोगे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे हेमरेज, एलवीएफ और आईसीएच। और मैंने ऊपर उसका भी ट्रीटमेंट लिख दिया ऐसे, इसका आपको पता होना चाहिए। डायग्नोसिस देखो इमेजिंग से करोगे, सोनोग्राफी में दिख जाएगा, सीटी स्कैन में दिख जाएगा और एमआरआई में दिख जाएगा, फैमिली हिस्ट्री आपको पॉजिटिव मिलेगी। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इमेजिंग के हिसाब से कितनी सिस्ट पे आकर एडीपी केडी बोलोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, टोटल 5 सिस्ट मिल गई, दोनों किडनी में मिल गई, मिला के 5, तो आपने बोल दिया एडीपी केडी है। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो टोटल 3 सिस्ट भी मिल गई 40 साल से कम वाले में, तो आपका स्पॉट ऑन डायग्नोसिस एडीपी केडी है। अगर 40 से 60 साल की उम्र है और दोनों किडनी में एटलीस्ट 2 + 2 4 सिस्ट तो होनी चाहिए, तो जाके आप एडीपी केडी बोलोगे। और 60 साल से ज्यादा है तो 4 + 4 एटलीस्ट 8 सिस्ट होनी चाहिए, तब जाके उसको एडीपी केडी बोलोगे। तो एक 60 साल का बंदा आपके पास 3 सिस्ट लेके आ रहा है सोनोग्राफी में, आप जाके सर्जरी में पढ़ना, बॉस्नियक क्लासिफिकेशन होता है। आप बोलोगे नहीं यार अंकल आपको कोई चिंता की बात नहीं है, इस एज में आपके इतनी स्वेलिंग आना नॉर्मल है, आप चिल मारो, मस्त प्रोटीन खाओ, जिम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एक चलो आपके इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं शायद एकेआई में आपको बताया नहीं। एनीबडी टाइप इन द चैट, एकेआई में आप लो प्रोटीन डाइट दोगे, हाई प्रोटीन डाइट दोगे? हमने रेजिडेंसी की भी 2 साल तक गलती करी है, हिंट दे दिया, अब आपको बताओ। लो प्रोटीन अभिषेक, और बताओ, तुक्का ही मार लो यार, कौन सा नीट के मार्क्स। लो कार्ब्स, मेरे तो भी प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, आप तो मेरे को इतना बताओ, लो प्रोटीन डाइट दोगे, हाई प्रोटीन? कोई तो बोलो यार। लो प्रोटीन, है ना, ये सेम मिस्टेक हम लोग करते थे, हम सोचते थे यार लो प्रोटीन डाइट दो, बिल्कुल सही अक्षय, यू गिव हाई प्रोटीन डाइट। क्या होता है कि लो प्रोटीन डाइट इज एडवाइज्ड इन द सीकेडी, है ना, वेयर यू कैन नॉट एक्सक्रीट आउट एनी एक्स्ट्रा यूरिया, है ना, प्रोटीन अल्टीमेटली यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एकेआई इज ए रिवर्सिबल स्टेज एंड इट इज ए स्टेज ऑफ कैटाबॉलिज्म। AKI is a stage of catabolism, and during that catabolism you need the patient on a high calorie diet, high protein diet to become anabolic and to recover from the illness। तो AKI में हम लोग भी ये सालों तक गलती करते थे, नहीं करनी। AKI में आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, और AKI में एरिथ्रोपोइटिन का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि किडनी टेम्परेरी नॉन फंक्शन हुई है, तो आपको AKI में हाई प्रोटीन डाइट देनी है। प्लीज डू नॉट डू दिस सिली मिस्टेक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, CO2 नार्कोसिस का पेशेंट है, कौन सी डाइट दोगे? हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई फैट डाइट? एनीबडी इन द चैट? फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हमसे भी हमारे टीचर ने पूछा था रेजिडेंसी में, हम नहीं जवाब दे पाए थे, तो देयर इज नो प्रेशर ऑन यू गाइस, आप तो कई मार लो, बता दो।
High protein, high fat. Ayushi, can you explain yourself why high fat diet? You have given the right answer, but हाई कार्ब और गैस, चलो ठीक है। बहुत बहुत ही बढ़िया अभिषेक। बिकॉज ऑफ लो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये आप सबका होमवर्क है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है और इसका क्या रेलेवेंस है, ये पढ़ के आओगे। फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन लो होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें CO2 कम जनरेट होती है, CO2 नार्कोसिस का पेशेंट जल्दी ठीक होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया अभिषेक। सो दिस यू शुड बी अवेयर, डाइट का भी बहुत रोल रहता है। These are the common patient that you find। एक ही हर वार्ड में पड़ा रहेगा, CO2 नार्कोसिस हर वार्ड में पड़ा रहेगा। ऑप्टिमली मैनेज करो, पेशेंट अच्छी तरीके से निकलेगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक 65 ईयर ओल्ड अंकल आपके पास आए, सोनोग्राफी में 2 सिस्ट हैं, वो टेंशन में आ रखे हैं कि हाय राम मेरे घर का क्या होगा, मेरे किडनी में 2 सिस्ट हैं, मैं क्या करूं। आप वो पूछेंगे डॉक्टर साहब मैं CT स्कैन करा लूं क्या, मैं MRI करा लूं क्या, मैं किडनी इंजरी मार्कर 1 करा लूं क्या। आपको बोले नहीं अंकल कोई चिंता की बात नहीं है, नथिंग, इट्स एनाटॉमिकल वेरिएशन, जाके चल करो, मस्त जो जीवन में करना करो। ठीक है। अब एंटी हाइपरटेंसिव आपने ACR भी दे दिया, टोलोप्टेन आर शोन टू डिक्रीज द प्रोग्रेशन, यू शुड स्टार्ट विद टोलोप्टेन। बाकी सेम ट्रीटमेंट, अल्टीमेटली इफ द पेशेंट गोज इन द फुल ब्लोन CKD, अल्टीमेटली आपको ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांटेशन में किडनी निकालने टू रिलीव द पेन, ये सब अपनी बातें पहले हो चुकी है। ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्रोमोसोम 6 के अंदर होती है। बस आपको इसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन इज कॉन्जेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस। मैंने बताया आप और मैं ये पेशेंट जीवन भर में कभी क्यों नहीं देखेंगे, शायद आप लोगों में से कुछ देख पाए जो कभी पीडिया में काम करो, बिकॉज ये बच्चा बचपन से फाइब्रोज हो जाएगा, इसका लिवर फाइब्रोसिस होने के बाद जीवन 5, 10, 15 साल से ज्यादा नहीं चलता है, तो इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, वेरिसेल ब्लीड होगा, पेशेंट विल नॉट सर्वाइव मच। हीमेटूरिया इसमें नहीं होगा क्योंकि सिस्ट कलेक्टिंग सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होती है, अनलाइक ADPKD जहां हीमेटूरिया कॉमन फाइंडिंग। देन फाइनली डायबिटिक नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CKD थ्रू आउट द वर्ल्ड। HbA1c जैसे ही 7 से ज्यादा होगा ये इसको प्रोग्रेस करेगा, टाइप 1 डायबिटीज में 5 साल तक हो जाएगा शुरू, टाइप 2 डायबिटीज में 20 ईयर्स बाद शुरू होगा। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, क्योंकि पेन होता नहीं है, ADPKD में पेन होता है। यूरिन में माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया करा सकते हो, लेकिन आजकल उससे भी सुपीरियर टेस्ट ACR मैंने आपको बताया था कराओ। 30 से ज्यादा मतलब नेफ्रोपैथी शुरू हो चुकी है। क्रिएटिनिन नॉर्मल मिलेगा, जब लास्ट में 60% से ज्यादा किडनी डैमेज होगी तब जाके बढ़ेगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी दोनों हैंड इन हैंड चलती है, तो आपको फंडोस्कोपी भी करनी पड़ती है। नेपेफेनेक आई ड्रॉप एंड एपार्डिस्टेट, दीज 2 ड्रग आजकल आपका पेपर बहुत ज्यादा टाइम के साथ टफ बनता जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मान लो आप एक पेरीफेरी में बिल्कुल रिमोट एरिया वाले जैसलमेर के किसी गांव में बैठे हो और आपके पास टाइप 1 डायबिटिक आता है, वो बेचारा हर महीने हर 3 महीने में जाके SMS तो जाने से रहा है ना, दैट इज लॉट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, और लास्ट में जाकर पता चला किसी अपने जैसे किसी रेजिडेंट या अपने इंटर्न ने देखा और अपने को जितना पता था अपने इंसुलिन लिख दी, बट अपने को उसकी लाइफ क्वालिटी देखो। टू बिकम ए बेटर डॉक्टर इज टू ऑलवेज फोकस ऑन द लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑल्सो, रेदर देन जस्ट सर्वाइवल। आपका पेशेंट कितनी अच्छी लाइफ जी रहा है और कितनी लंबी लाइफ जी रहा है, दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट टू सेव द पेशेंट, है ना। तो ये आप उसका नेपेफेनेक और एपाल्विस्टेट, दीज आर द ड्रग्स। नेपेफेनेक तो सिर्फ आई ड्रॉप है, दे हैव वेरी गुड रिजल्ट्स इन स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। और एपाल्विस्टेट अगर किसी पेशेंट का ज्यादा टाइम तक ब्लड शुगर अनकंट्रोल रह रहा है, लेंस में सोलन हो रखी है ड्यू टू सॉर्बिटॉल और वहाँ कैटरेक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है इसमें डेवलप होगा, पेशेंट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, गिव हिम एपाल्विस्टेट। The only problem is these are like little bit costly drugs, but if your patient is affordable, if you give him good counseling, he will go for this, and these are necessary, है ना। तो always be aware of the like newer एडवांसमेंट दैट आर इन द मेडिसिन। फाइनली ये आपके फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रोटीन की अमाउंट दिन में 150 ग्राम से mg से कम होती है, जिसमें से ग्लोमेरुलर प्रोटीन मतलब जो ब्लड से आ रहा है दैट इज एल्ब्यूमिन, वो सिर्फ 30 mg से कम होता है। 30 से 300 को माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं। ट्यूबुलर प्रोटीन जो कि टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है, वो 120 होता है, दोनों मिला के 150 से कम। अदर मार्कर सीरम क्रिएटिनिन और सीरम होमोसिस्टिन। सीरम होमोसिस्टिन इज ए मार्कर जो कि आपकी बॉडी में
ओवरऑल एथेरोस्क्लेरोसिस की स्पीड को बताता है, होमोसिस्टीन ज्यादा मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा है। इंडियन डाइट में B12 की कमी होती है, वी डू नॉट ईट मीट, अपने अंडे और मीट दोनों कम खाते हैं, B12 की कमी होने के कारण सीरम होमोसिस्टीन लेवल बढ़ता है और अपने में एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होता है, इसलिए इंडिया में कार्डियक इवेंट्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड रटने के क्वेश्चन है, बायोप्सी कोई नहीं कराने वाला डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इज डिफ्यूज ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, जिसमें किमलस्टीन विल्सन नोड्यूल मिलते हैं, और पीसीटी डैमेज आर्मनी एप्स्टीन चेंजेस के कारण होते हैं, जहाँ शुगर डिपॉजिट हो जाती है। ट्रीटमेंट इज लो डोज एस इनहिबिटर लाइफ लॉन्ग, ड्राई कफ, एंजियोइडीमा और शुगर कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। सारी बात आज का अपना डिस्कशन हो गया, तुम लोगों ने यार गजब कोऑर्डिनेट करा, अच्छी स्पीड से तुमने समझा, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, है ना, कोऑपरेट करा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। और आफ्टर ए लाइक मिनट और सो आई विल स्टॉप द recording, then we will start on the I will like let you all ask the question, ताकि अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई भी डाउट पूछना हो, तो you can frankly ask me. So good night everyone यार, I hope you like this lecture.